तो इस प्रश्न में आपको बताना है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 20 मार्च को। हर साल 20 मार्च को ही मनाते हैं इसे। और इसकी थीम क्या है? अपने मुंह पर गर्व करें, बी प्राउड ऑन योर माउथ। और हेल्थ से याद आएगा वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं वो। अच्छा, 20 मार्च को एक और डे मनाया जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो ये रहा वो प्रश्न, बताओ विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को ही। हर साल 20 मार्च को ही मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में। और इसकी क्या थीम है? लव स्पैरो। देखो, बर्ड से रिलेटेड एक और डे होता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को। अब ध्यान से सुनते जाना, 21 मार्च को काफी सारे डेज मनाते हैं। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी थीम क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसकी क्या थीम है? वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज। 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है और इसकी थीम है समावेश का मतलब इंक्लूजन मीन्स। अब ये 21 मार्च से रिलेटेड 3 डे मैंने आपको बता दिए, अभी 2 डे और बाकी हैं जो हम 21 मार्च को ही मनाते हैं। अब फिर से आपका टेस्ट, बताओ कमेंट बॉक्स में वो 2 डेज कौन से बाकी हैं। हम अगला प्रश्न वही देखेंगे। पता है तो पॉज करके वीडियो को नीचे टाइप करके बताओ। और हाँ, मैं आपको टुकड़ों में क्यों बता रहा हूँ, आप ये कहोगे कि पांचों के पांचों डेट यहीं पे बता दो ना, एक ही दिन के हैं तो। क्योंकि देखो, इन सभी का क्विज भी बना करके अपलोड होगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो अगर अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपको वहां पे प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन में सारे में डिस्कस कर दूंगा तो वहां पे प्रैक्टिस के लिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे, यही कारण है। चलो बढ़ते आगे। तो ये रहा कि विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को। हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड कठपुतली दिवस यानी कि प्यूपेट्री डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 2003 में मनाया गया था। थीम क्या है इसकी? थीम की बात करिए, द सी। और 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड पोइट्री डे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य में पखाल दिवस मनाया गया था? तो आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी 20 मार्च को ये पखाल दिवस मनाया गया था, जो युगों से राज्य के मुख्य भोजन की लोकप्रियता को दर्शाता है। पखाल मतलब होता है चावल का पानी, और ऐसा कहा जाता है पखाल व्यंजन की उत्पत्ति भगवान जगन्नाथ मंदिर से हुई थी। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, विश्व जल दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च को ही मनाते हैं इसको। और पानी के महत्व को उजागर करना, यही इसका उद्देश्य, आप जानते ही हो। थीम की बात करते हैं, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और बिहार दिवस ये भी 22 मार्च को ही होता है। और 22 तारीख से मैंने आपको 3 लगातार डेज याद करवाए। अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो या ऑडियो भी सुनते होंगे, वीडियो देखते होंगे या ऑडियो सुनते होंगे, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं। देखो, 22 मार्च को आपने पकड़ा वर्ल्ड वाटर डे, उसके एक महीने बाद 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, उसके एक महीने बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। तो ऐसे ही इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मार्च को। अच्छा, इसकी थीम की बात करते हैं। इसकी थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। बाकी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रहेगा ये। लेकिन अगर आपसे पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी ये कहाँ पर है? ये पुणे में है। अभी किसान एप्लीकेशन को बनाया था IIT रुड़की ने। वो किसके लिए थी? किसानों को मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए। और कहाँ पे उसको लॉन्च किया गया था? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी शहीद दिवस कब मनाया गया था? तो 23 मार्च को। तो हर साल 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो दिन है, ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, इनको फांसी पर लटकाया गया था। और उसी की याद में, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। वैसे आपको याद होगा, एक शहीद दिवस हम 30 जनवरी को भी मनाते हैं, महात्मा गांधी जी की याद में। तो शहीद दिवस साल में 2 बार होता है, 23 मार्च और 30 जनवरी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड TB डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को ही मनाते हैं।
अच्छा, आपको पता है टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इस बैक्टीरिया की खोज की थी डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। अच्छा, इस बार इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। वैसे भारत का लक्ष्य कब का है टीबी को खत्म करने का? 2025 का। और अगर आपसे पूछा जाए कि टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? लक्षद्वीप। और जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला भी टीबी मुक्त हो चुका है। अच्छा, टीबी का टीका कौन सा होता है? बीसीजी का टीका बोलते हैं ना, बेसिलस कॉलमेट गुरीन इसकी फुल फॉर्म हो गई है। वैसे मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 का है। मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को होता है। और मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, जिसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए 2022 से किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 5 अक्टूबर। तो अभी हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, इसने 2022 से हर साल 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। वैसे आपको बता दूं, बिहार जो है ऑलरेडी कई सालों से 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के रूप में मनाता आ रहा है, लेकिन अब पूरे भारत में 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? पटना में। और आपको याद होगा सन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु यानी कि एक्वेटिक एनिमल के रूप में घोषित किया गया था। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये भी आपको बिहार में मिलेगा। उसी तरह से पंजाब ने 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राजकीय जलीय जीव घोषित किया था। ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अर्थ आर 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 मार्च को। तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में लोगों ने 1 घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली की लाइटें बंद करके अभी 26 मार्च को अर्थ आर के रूप में मनाया। वैसे ये अर्थ आर डे मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार तो ये 26 मार्च को मनाया। और ये मनाता कौन है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और इस बार की थीम है शेप अवर फ्यूचर। पहली बार इसको 2007 में मनाया गया था। याद रहेगा ना ये, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया? 27 मार्च को। हर साल 27 मार्च को मनाते हैं ये वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में। उसका उद्देश्य क्या है मनाने का? दुनिया भर के थिएटर या नाटक कला के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। बढ़ते आगे। अब बताइए, मार्च 2022 में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा नॉर्वे में। तो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके सदस्य देशों के बीच में हुआ ये एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। कहां पे? नॉर्वे में। ये हर दूसरे साल में आयोजित होता है और नॉर्वे में ही होता है। और हमने पढ़ा भी था, ये इस साल नाटो का दूसरा एक्सरसाइज है। इससे पहले इसने जनवरी में एक एक्सरसाइज किया था भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। याद है आपको? उसका नाम क्या है? नेपच्यून स्ट्राइक 2022। देखो, नाटो की बात करते हैं। वैसे आजकल नाटो काफी चर्चा में, आपको पता ही है। नाटो की स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को। टोटल सदस्य देश हैं 30। हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम। 30 ही है सदस्य देश। 31 होने के चक्कर में तो ये लड़ाई हुई है। तो 30 ही रहो, सुरक्षित रहो। हेडक्वार्टर कहाँ बताया? ब्रुसेल, बेल्जियम में। और इसके जो प्रमुख हैं वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम न्यूज में था, इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लिमिट ये 2022 इसका आयोजन हुआ? तो आंसर होगा सेशेल्स। तो लिमिट ये 2022 ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये किस किस के बीच में हुआ? भारत और सेशेल्स के बीच में। ये इसका नवा संस्करण था, अभी मार्च में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? सेशेल्स में हुआ, जिसकी कैपिटल होती है विक्टोरिया। करेंसी है सेशेलियस रुपी। प्रेसिडेंट है वावेल रामकलावन। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारत और किस देश के बीच में अभी एक्सरसाइज डस्ट लेक का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। याद रखना, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है ये एक्सरसाइज जिसका नाम है डस्ट लेक। ये इसका तीसरा संस्करण है। अभी मार्च में हुआ था ये। कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान में। लास्ट ईयर यानी कि 2021 में जो ये एक्सरसाइज हुआ था वो उसका दूसरा संस्करण था, जो कि उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। याद होगा आपको। और उज्बेकिस्तान की बात कर लें तो इसकी कैपिटल ताशकंद होती है। करेंसी होती है सोम। प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। अच्छा, एक और प्रश्न पूछूं मैं आपसे। बताओ, 35वां सूरज कुंड मेला जो कि एक तरह का क्राफ्ट मेला है,
यह भी कहाँ पे आयोजित हुआ था, मार्च की बात है, फरीदाबाद हरियाणा में। उसमें भागीदार देश यही था उज्बेकिस्तान, और थीम राज्य तो जम्मू कश्मीर था, याद होगा आपको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मार्च 2022 में भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच 2 नाम का एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। याद रखना, यह है सुरक्षा कवच 2, जो कि एक जॉइंट एक्सरसाइज है भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस के बीच में। कहाँ पे हुआ? पुणे में हुआ। तो इसका उद्देश्य क्या रहा? आतंकवाद को रोकना और बम के डिस्पोजल को रोकने के लिए ये ट्रेनिंग की गई। अच्छा, कवच से आपको याद आएगा, अभी भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था और उसको नाम दिया था कवच। मतलब एक ही ट्रेन की पटरी पे अगर 2 अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ जाती है तो उनका हेड ऑन कॉलिजन यानी कि टकराव को रोकने के लिए था ये कवच। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है किसे 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अभी 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार जीता है। जबकि फीमेल में बात करेंगे तो किसने जीता ये स्टार स्पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार? तो आंसर होगा वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीता था 49 किलोग्राम कैटेगरी में। इनके अलावा बाकी और खिलाड़ी भी हैं जिनको भी कुछ पुरस्कार मिले हैं, मैं उनकी यहाँ पे लिस्ट लगा रहा हूँ। अच्छा, नीरज चोपड़ा से आपको याद होगा अभी खेलों में उत्कृष्टता के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक मिला था उनको। बाकी आप जानते ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट हैं ये। भाला फेंक से इनका संबंध है, हरियाणा से हैं। कितनी दूर ओलंपिक में भाला फेंका था कि इनको गोल्ड मिला? तो 87.58 मीटर। और इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस भी मना रहे हैं हम 7 अगस्त को। इनके ऊपर एक वैसे बुक भी लिखी है अभी जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने। अभी आपको याद होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे और गुड डॉट के भी बने थे। पद्मश्री भी इनको मिला अभी। और 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था। तो ये सारे पॉइंट भी याद रखना। एक दो नाम मैं आपको और बताऊंगा, जैसे कि प्रमोद भगत का, पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था और अभी पद्मश्री के लिए भी इनको चुना गया। देवेंद्र झाझरिया का नाम भी आपको याद होगा, पैरा खिलाड़ी है ये राजस्थान के हैं। भाला फेंक से इनका संबंध है। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था और अभी पद्म भूषण के लिए इनको चुना गया, ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा मालदीव। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, जिनको मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को उनके पूरे करियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया है। अच्छा, सुरेश रैना की एक ऑटोबायोग्राफी हम लोगों ने पढ़ी थी, बता सकते हो उसका नाम क्या है? तो देखो, उसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नहीं याद था तो याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए? तो आंसर होगा फ्रांसिस कैरे। तो आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है ये फ्रांसिस कैरे, जिनको प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में चुना गया है। इस पुरस्कार को वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दूं ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांसिस कैरे ये पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर बन गए हैं। आपको याद होगा 2021 में ये जो पुरस्कार है 2 जनों को मिला था, एनी लेकाटन और जीन फिलिप को। अच्छा, यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से सुनना, कि प्रिट्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। और अभी 2022 को मिला फ्रांसिस कैरे को। अच्छा, मुझे तो ये बताओ, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा केतनजी ब्राउन जैक्सन। अगर आपसे पूछे अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है? माया एंजेलो। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नागोजी ओंकाजाइवेला, नाइजीरिया से है ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे।
बताइए अभी हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। तो अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। कौन देता है? नॉर्वे सरकार। याद रखना इनका नाम, डेनिस पार्नेल सुलिवन। आपको याद होगा हम लोग गणित के क्षेत्र में एक रामानुजन पुरस्कार देते हैं और ये 2021 का मिला था अभी नीना गुप्ता को। और रामानुजन जी के जयंती को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में भी मनाते हैं। कब? 22 दिसंबर को। और इंटरनेशनल लेवल पे मैथमेटिक्स डे कब होता है, जिसे आप पाई डे भी कहते हो, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। यहीं से इसका आंसर हो जाएगा तीसरा महीना यानी कि मार्च, और 14 से 14 इसकी तारीख 14 मार्च को। बाकी आप मुझे बताओ अभी 31वां जीडी बिल्डअप पुरस्कार किसे मिला? नारायण प्रधान को। और अभी का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार बताओ किसे मिला था? विनोद शर्मा आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी किसने 2022 के गवर्नर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा मारिया मार्सेल। तो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं ये मारियो मार्सेल। इन्होंने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम है बैंको सेंट्रल डी चिली। अच्छा, अमेरिकी गणितज्ञ हैं एक, अभी इन्होंने एबेल पुरस्कार 2022 जीता जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है। उनका नाम क्या है? डेनिस पार्नेल सुलिवन। और प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस कैरे। और कैरोलिना बिलावस्का का नाम आपको याद होगा, ये पोलैंड की हैं। 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब इन्होंने जीता अभी। अच्छा, चिली के अभी सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी किसने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन का पुरस्कार जीता है। तो इसे कोचीन हवाई अड्डे पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महामारी के समय मिशन सेफ गार्डिंग नामक एक सावधानीपूर्वक परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो बंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने सामान्य श्रेणी के तहत 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और कार्यक्रम में एविएशन इनोवेशन पुरस्कार जीता। और मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने अपनी कुशल हरित प्रथाओं के लिए एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट अवार्ड जीता। देखो, विंग्स इंडिया 2022 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कहाँ पे हुआ? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। और इसका आयोजन किसने किया? नागरिक विमानन मंत्रालय और फिक्की ने। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए किसे टाइम मैगजीन अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण को। तो अभी दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 के विजेताओं में चुना गया है। एक्चुअली में ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी पहचान का इस्तेमाल लोगों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए कर रहे होते हैं। दीपिका पादुकोण ने भी अपनी मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम किया है जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिल रहा है। आलिया भट्ट आप जानते हो, पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और अभी पेटा इंडिया ने आलिया भट्ट को अपना 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। बाकी विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी अभी। और वैसे तो भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम भी इनके नाम पे रखा है। और सुष्मिता सेन अभी वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता इन्होंने उनके शो आर्या 2 के लिए। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा रिज अहमद। पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश अभिनेता हैं ये रिज अहमद। और अभी 2022 के 90 फूड अकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर में शॉर्ट फिल्म है इनकी द लॉन्ग गुड बॉय, उसके लिए अपना पहला ऑस्कर अवार्ड जीता इन्होंने। और इसी के साथ वे ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर भी बन गए हैं। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं ओपेक के नए प्रमुख कौन बने? हैतम अलघिस, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव बने हैं झांग मिंग, ये नया नाम याद रखना। अच्छा, ऑस्कर की जब भी बात होती है 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। इन सब के बारे में हम अगला ही प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आपको याद है डेली करंट अफेयर्स आपने देखा होगा, आपको याद है
वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। चलिए हम अगला प्रश्न ही देखते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑस्कर 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा कोडा, और 2022 में ये 94 नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स हैं, ये याद रखना। अब 4-5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बेस्ट फिल्म में आपने कहा कोडा है। बेस्ट एक्टर कौन रहे? विल स्मिथ, किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है जेसिका कैस्टेन, द आईज ऑफ टेमी फे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपेन रही है द पावर ऑफ डॉग के लिए। और इस तरह से हमने बात की थी कि ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। अच्छा बताओ, ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता का नाम क्या है? तो आंसर होगा ट्रॉय कोट्सर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला इन्हें कोडा में, कोडा नाम की मूवी में। और अगर आपके मन में आ रहा हो कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, तो आंसर होगा एरियाना डिबॉस, वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। वैसे ये इतना खास नाम नहीं है, जो खास थे मैंने आपको ऊपर बता दिए। एक और याद रख लो, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड ड्राइव माई कार नाम है इसका, और ये जापान के रहने वाले हैं वैसे तो। अच्छा, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ड्राइव माई कार ने, ये जापान की है। अच्छा, आप तो मुझे बताइए कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ड्राइव माई कार ने, ये जापान की मूवी है, याद रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा मीराबाई चानू ने। तो वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, और अभी इन्हीं बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के तीसरे संस्करण का विजेता चुना गया है। याद रखना है, ये कहाँ से हैं? ये मणिपुर से हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेटलिफ्टिंग में 49 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर जीता था। इनके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हमारी क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा, उनको। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया कर्णम मल्लेश्वरी को, ये भी वेटलिफ्टर हैं। और ये ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए हाल ही में किसे उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सीमा रेखा। तो अंतरमन कंसल्टिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये सीमा रेखा, जिनको दुबई में हेल्थ 2.0 सम्मेलन में प्रस्तुत उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। यह अंतरमन कंसल्टिंग एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। अच्छा, 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस का पुरस्कार किसे मिला था? रिजवान हसन को। अभी 31वां जीडी बिरला अवार्ड किसको मिला? नारायण प्रधान को। और बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर बने। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 को जीता? तो आंसर होगा एमिरेट्स विल्फ्रेड बुटसर्ट को। तो अभी प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट ने स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 को जीत लिया है। उन्हें पर्यावरणीय वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित किया गया इस सम्मान से। और आपको बता दूं, ये जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। वैसे इसकी शुरुआत होती है 1991 से। कौन देता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। अच्छा, मुझे तो ये बताओ अभी प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने थे? फ्रांसिस कैरे। और अमेरिकी गणितज्ञ हैं जिनका नाम है डेनिस पार्नेल सुलिवन। अभी उन्होंने एबेल पुरस्कार 2022 जीता था। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो आंसर होगा गिलबर्ट होंगबो। ये भी ध्यान रहेगा ना। बढ़ते आगे, अच्छा बताइए अभी भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा मेदांता गुरुग्राम। तो मेदांता गुरुग्राम को न्यूज वीक वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2022 के सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में सम्मानित किया गया। मेदांता ये भारत का एकमात्र प्राइवेट हॉस्पिटल है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2022 की सर्वश्रेष्ठ सूची के टॉप 150 में शामिल है। और एम्स भुवनेश्वर के बारे में सुना है आपने, लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था इसने। अच्छा, मुझे तो ये बताओ नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। और अभी इंटरनेशनल नर्स डे मनाया था 12 मई को। चलो बताओ नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 का किसने जीता? भानुमति घिवला ने। और 2020 का SV सरस्वती ने। और आपको डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी का नाम जरूर पता होगा। अभी रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे ये।
भारत में एंडोस्कोपी को बढ़ावा देने के लिए पहले व्यक्तियों में से एक थे ये। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी इनका नाम है। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर तेहमटन एरोच उडवाडिया ने। तो पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर तेहमटन एरोच उडवाडिया, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। इसमें उन्होंने अपने छात्र वर्षों की यात्रा के बारे में बताया है और वे 1972 में सर्जरी में लेप्रोस्कोपी की शुरुआत करने वाले भारत के पहले सर्जन थे। उन्हें भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 2006 में मेडिसिन के लिए पद्मश्री उनको मिल चुका है और 2006 में महारानी द्वितीय से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी उनको मिला था। 2017 में पद्म भूषण मिला उनको। अच्छा, एक और डॉक्टर है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। आपको याद होगा रतन टाटा जी की जो जीवनी है, बायोग्राफी है, उसको इन्होंने ही लिखा है। चलो आप बता दो कि उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर होगा ईगा स्वीटेक ने। तो 2022 BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे 2022 इंडियन वेल्स मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, और अभी ये मार्च में हुआ। कहाँ पे? कैलिफोर्निया US में। और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता ईगा स्वीटेक ने। ये याद रखना, पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि ये आपकी नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी बन चुकी है। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं अभी मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? टेलर फिट्ज ने। ये US के प्लेयर हैं। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, इस बुक को किसने लिखा? ऋचा मिश्रा ने। तो ऋचा मिश्रा, अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। तो इसको याद रखना। बाकी फियरलेस गवर्नेंस बुक लिखी थी अभी डॉक्टर किरण बेदी ने। और अभी अटल जी के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी नाम से ही एक बुक लिखी है सागरिका घोष ने। और अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर एक बुक लिखी थी उमा दास गुप्ता ने। चलिए उस बुक का नाम बता दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में जारी पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? अभय के। तो कवि राजनयिक अभय के ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ 68 एनिवर्सरी के अवसर पर अभय के, इनकी एक बुक है मानसून, उसको प्रकाशित किया था। याद होगा आपको शायद। चलो आप तो ये बताओ, और मैंने आपसे पूछा भी था, ममता बियॉन्ड 2021 नाम से एक बुक आई है, इसको किसने लिखा है? जयंता घोषाल ने। याद रखना, ये नाम मैं आपको कई बार बता चुका हूं। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ जॉय नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा दलाई लामा और डेस्मंड टूटू ने। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 14वें दलाई लामा और आर्क बिशप डेस्मंड टूटू, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। तो ये जो बुक है ये सच्चे सुख पर केंद्रित है, जो भौतिकवादी दुनिया में नहीं बल्कि मनुष्य के स्वभाव में निहित है। आपको बता दूं कि इन दोनों ने ही 2016 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन अ चाइल्ड वर्ल्ड। और अभी इन्होंने लिखी है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। और द लिटिल से यहाँ पे आपको याद आएगा, अभी इस साल स्टार्टिंग में जनवरी में रस्किन बॉन्ड जो लेखक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, बरगंडी विंटर्स नाम की बुक के लेखक कौन है? प्रणय पाटिल। तो सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हैं प्रणय पाटिल, जिन्होंने अभी अपनी पहली पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बरगंडी विंटर्स। तो बरगंडी विंटर्स इन यूरोप अमेरिकी रॉक स्टार जैस टॉनर की कहानी बताती है कि वह कैसे अपनी पार्टी के जीवन शैली के नतीजों से निपटते हैं। बाकी अभय के, साहित्य अकादमी ने एक कविता है मानसून, उसको प्रकाशित किया था जिसके लेखक यही है अभय के। और अटल जी के ऊपर बुक लिखी गई है अभी अटल बिहारी वाजपेयी नाम से ही, किसने लिखा? सागरिका घोष ने। ममता बनर्जी के ऊपर भी बुक लिखी है अभी ममता बियॉन्ड 2021, किसने लिखा? जयंता घोषाल ने। याद रहेगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए, फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसको किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर्क ने। चार्ल्स लेक्लर्क ये फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको से है।
और अभी इन्होंने ही फार्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया। याद रखना 2022 के ये पहली फार्मूला वन रेस है। किसने जीती? चार्ल्स लेक्लर्क ने, फेरारी के ड्राइवर है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। तो अभी भारत के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का खिताब हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। यहाँ पे हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को हरा करके अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। अच्छा, फुटबॉल की बात आती है तो एक बॉडी का आपको नाम याद आएगा, फीफा। फीफा से 2 पॉइंट याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। उसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेनिटो। याद रहेगा। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई? तो आंसर होगा जिया रॉय। तो पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट, पहले तो ये बताओ ये किन 2 देशों के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में है ये पाक स्ट्रेट। और अभी इस पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य को पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज युवा महिला तैराक कौन बन गई है? जिया रॉय। याद रखना, ये एक पैरा स्विमर है। और कितने किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की? 28.5 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 10 मिनट में तय की इन्होंने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा तमिलनाडु। कहाँ पे? पाक खाड़ी में ही। डुगोंग, इसी को सी काउ कहते हैं इंग्लिश में। बाकी अगर आपसे पूछें कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी थी? आरती शाह। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी थी? अरुणिमा सिन्हा। और जो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अन्नपूर्णा, जो कि विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट अन्नपूर्णा, इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? प्रियंका मोहिते। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा बायजूस को। तो एडिटेक कंपनी है बायजूस, जिसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है। आपको बताएं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये इस साल लास्ट में होंगे कतर में। अच्छा, स्पॉन्सर से याद आएगा आपको, आईपीएल जो है 2022 और 2023 में, उसका टाइटल स्पॉन्सर बन गया है टाटा ग्रुप। और वैसे 2022 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? रुपए बना है। 2022 का जो ये आईपीएल है, कौन सा संस्करण है? 15 नंबर का एडिशन है। कहाँ पे? भारत में। 10 टीमें खेली है, 2 नई टीम ऐड हुई है। कौन कौन सी? अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का नाम है गुजरात टाइटंस और लखनऊ टीम का नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। अच्छा, फीफा की बात करते हैं। फीफा से 2 पॉइंट हमेशा बताता हूँ, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और इसके हेड है गियानी इन्फेनिटो। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौन सा देश साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना? तो आंसर होगा भारत। तो अभी 22 मार्च 2022 को जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का विजेता बन गया। और आपको याद होगा, अभी 9वीं राष्ट्र महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी पहली बार हिमाचल प्रदेश में। उसको किसने जीता? लद्दाख ने। पूजा जातियान का नाम पता है? इनका संबंध है तीरंदाजी से। और अभी दुबई में, एक्चुअली में अभी दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर लाने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में चर्चा में रही ईगा स्विटेक का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस। तो ईगा स्विटेक ये एक टेनिस प्लेयर है और पोलैंड की ये रहने वाली हैं। और अभी मार्च 2022 में टेनिस इतिहास में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पोलैंड की पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं। अच्छा, इसी तरह से एशले बार्टी का नाम भी सुना होगा आपने, ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं। अभी इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए बताइए, स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बन गई? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। तो याद रखना, शटलर हैं ये पीवी सिंधु, और अभी वे स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बन गई हैं। अच्छा, अगर ये दूसरी बनी है तो पहली कौन थी? साइना नेहवाल। वे 2011 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अच्छा, बैडमिंटन की बात आई है तो 2 कप आपको याद रखने हैं, उबेर कप और थॉमस कप। तो इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। उबेर कप को चाइना ने जीता था और थॉमस कप को भी इंडोनेशिया ने जीता था। चलो बताओ, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। और 2 क्वेश्चन और बताऊंगा आपको,
एक क्वेश्चन है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली है? लखनऊ में। और एक आपको तस्नीम मीर का नाम याद होगा, क्योंकि 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी है, ये गुजरात से हैं। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ अभी किसने प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को जीत लिया? तो आंसर होगा भारतीय रेलवे ने। तो अभी भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को जीत लिया। इसने किसको हराया? आर्मी 11 को। कहाँ पे हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। आखिरी बार ये 2016 में हुआ था और अब 2022 में हुआ, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2022 में किसने जीता था? बीपीसीएल ने, और उप विजेता रहा था भारतीय रेलवे। और अभी जीता है भारतीय रेलवे और उप विजेता रहा है आर्मी 11। अच्छा अब बताओ मुझे, विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? तमिलनाडु ने। और इन दोनों ट्रॉफियों का संबंध किससे है? क्रिकेट से। बाकी नवी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप ये पहली बार अभी हिमाचल प्रदेश में हुई, इसको लद्दाख ने जीता। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था, किसको हरा के? जर्मनी को हरा के। और उसके कप्तान कौन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के? मनप्रीत सिंह है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये कहाँ से हैं? ये नीदरलैंड से हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। और अभी इन्होंने ही सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया। सेकंड नंबर पे चार्ल्स लेक्लर्क रहे, जो कि फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले हैं। ये साल 2022 की दूसरी रेस है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। इससे पहले वाली जो हुई थी, यानी कि 2022 की पहली रेस, वो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स थी, उसको जीता था चार्ल्स लेक्लर्क ने। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 को किसने जीता? भारत ने। तो अभी भारत को साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित कर दिया गया। भारत ने किसे हराया? बांग्लादेश को। कहाँ पे हुआ ये? झारखंड के जमशेदपुर में। अच्छा, फुटबॉल से आपको याद आएगा कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था अभी रॉबर्ट लेवोंस्की को, और फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था एलेक्सिया पुटेलस को। और अभी 20th AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 जो कि भारत में हुए थे अभी जनवरी 2022 में, उसको जीत लिया चाइना ने साउथ कोरिया को हरा के। और 2023 के फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे। चलो बताओ, अभी सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि केरल में हुई थी, उसको किसने जीता? मणिपुर ने। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हुई थी ये 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, जिसको अभी जीत लिया किसने? महाराष्ट्र ने। किसको हराया? कर्नाटक को हराया। आपको याद होगा पूजा जातियान का नाम, ये हरियाणा की है वैसे तो, लेकिन अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करें, जिसका शुभंकर था सोमाइती। टोक्यो ओलंपिक का तो मिराई तोबा था, पैरालंपिक का था सोमाइती। उसमें उद्घाटन समारोह में बात कर रहे हैं अपन, तो फ्लैग बियरर ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद थे। समापन समारोह में कौन थी? अवनी लखेरा थी। उसका थीम सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू, जिसको गाया था संजीव सिंह ने। उसमें देखो मेडल की बात करेंगे, 5 गोल्ड आए थे, 8 सिल्वर आए थे, 6 ब्रोंज आए थे। पदक तालिका में हम लोग 24वें स्थान पर थे। 5 गोल्ड किसने जीते हम उसकी बात कर लेते हैं। तो भाला फेंक से थे एक सुमित अंतिल, बैडमिंटन में 2 थे प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, शूटिंग में भी 2 थे मनीष नरवाल और अवनी लखेरा। तो ये चीजें याद रखनी है। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, नाटो के महासचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उनका नाम बताइए। जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो नाटो के महासचिव यही है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, और अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब ये अब 30 सितंबर 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये है कौन? ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि 2014 में नाटो के महासचिव बने थे। अच्छा मुझे तो ये बताओ, अभी 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीती थी? तो आंसर होगा कैरोलिना ब्लावस्का ने, जो कि पोलैंड की है। मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ कौन बने थे? हिसाशी टेकुची, ये जापान के हैं। और तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट कौन बने? सरदार बर्डी मुखामेदोव। बात नाटो की हुई है यहाँ पे।
नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में। टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 30 हैं। और अगर आपको याद हो तो नाटो ने 2022 में अभी तक मार्च के महीने तक 2 एक्सरसाइजेस की हैं। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए उनके नाम क्या हैं। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा जय शाह। बने नहीं, एक्चुअली में अभी तक यही इसके अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं। बाकी एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर याद रखना कोलंबो श्रीलंका में है। और देबाशीष पांडा ये इरडाई के चेयरमैन बने थे। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट अभी कौन बने? टी राजा कुमार बने। बताओ इफ्को के नए चेयरमैन कौन बने? दिलीप संघानी बने थे। नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा सरदार बर्डीमुखामेदोव। तो अभी तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ये सरदार बर्डीमुखामेदोव। और ये किन की जगह लेंगे? अपने पिता और पूर्व राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव की ये जगह लेंगे। तुर्कमेनिस्तान में जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है हर 7 साल में होता है। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स की बात है तो आपको याद रखना है अभी चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट कौन बने थे? गैब्रियल बोरिक। हंगरी के पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? कैटलिन नोवाक। और साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने? युंग सुक येओल। देखो तुर्कमेनिस्तान की हम लोगों ने बात की ना, तो उसके स्टैटिक भी याद रखो। जैसे कि उसके कैपिटल एशगबत है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत। और आपको बता दूं तुर्कमेनिस्तान में आपको गेटवे टू हेल भी मिलेगा, जिसे आप नरक का दरवाजा कहते हो। और अभी ये चर्चा में भी था, न्यूज में भी था, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान इसे बंद करने की तैयारी कर रहा है। याद रखना इस गेटवे टू हेल को ही कराकुम की चमक कहा जाता है, शाइनिंग ऑफ कराकुम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कराकुम डेजर्ट में स्थित है। तो देखो यहां से एक और स्टैटिक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता है कि कराकुम डेजर्ट कहां पर है, तो आपको याद होगा तुर्कमेनिस्तान में है। अच्छा, यहां से एक और अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री यानी कि मध्य एशियाई देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? आपको बताए टोटल जो ये मध्य एशियाई देश हैं कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन 5 में से 4 तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, लेकिन एक नहीं है। और वो एक कौन सा नहीं है, यही प्रश्न है। तो आंसर होगा यही जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, याद रखना। और प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो मैंने सारी 5 कंट्री आपको बताई जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, तो यहां से एक प्रश्न आपके लिए बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? इसका उत्तर तो आप ही लोग देंगे। साथ में आपको बता दूं, देखो किर्गिस्तान के साथ हम खंजर नाम की एक्सरसाइज करते हैं, उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लिक नाम की एक्सरसाइज करते हैं, और कजाकिस्तान के साथ हम काजिंद नाम की एक्सरसाइज करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? तो आंसर होगा जयति घोष को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं कौन? एंटोनियो गुतेरेस। उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में अभी शामिल कर लिया। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख कौन बने? वीएस पठानिया। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस है। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलो बताओ मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा हिसाशी टेकुची। ये जापान से हैं और अभी इन्हें 3 साल के लिए मारुति सुजुकी का एमडी सीईओ बनाया गया है। ये किनकी स्थान लेंगे? केनिची आयुकावा का स्थान लेंगे। बाकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने टी राजा कुमार। साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने यूंग सुक येल और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने अनंत नागेश्वरन। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया प्रमुख किसे चुना गया? गिलबर्ट होंगबो को। तो टोंगो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वैसे तो गिलबर्ट होंगबो, लेकिन अभी इनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। और इस तरह से अब वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 11वें प्रमुख होंगे। और देखो ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वे इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी भी होंगे। किनका स्थान लेंगे? गाय राइडर का।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। स्थापना होती है 1919 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आपको याद होगा, आपको बता दूं कि 1969 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इसे। वैसे इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? तो 1 मई को। चलो कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। चिली के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है जिन्हें अभी 2022 के गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था? तो आंसर होगा मारियो मार्सेल। और अमेरिकी गणितज्ञ हैं, अभी उन्हें एबेल पुरस्कार 2022 मिला था, नाम है प्रोफेसर पार्नेल सुलिवन। और प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले अभी पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस कैरे बने। तो याद रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शशि सिन्हा को। तो अभी शशि सिन्हा को बार्क इंडिया यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के एमडी सीईओ जो है पुनीत गोयन का, उनका स्थान लिया। किसने? शशि सिन्हा ने। अभी ऑयल इंडिया के एमडी सीईओ बने थे रंजीत रथ। एडाई के चेयरमैन बने थे देबाशीष पांडा। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवीपुरी बुच। याद रहेगा। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बन गई? तो आंसर होगा रितु खंडूरी। तो उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा से विधायक रितु खंडूरी भूषण अभी 26 मार्च 2022 को राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है। वे सर्वसम्मति से इस पद के लिए निर्विरोध चुनी गई और 5वीं उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष बन गई हैं। अच्छा, अलका मित्तल जानते हो, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है। और मित्तल से 2 नाम मैंने आपको बताए, एक तो रवि मित्तल और एक गीता मित्तल। रवि मित्तल ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। गीता मित्तल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष बनी है। और कला रामचंद्रन नाम याद है आपको, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में माल्टा देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा रॉबर्ट अबेला। तो वैसे तो माल्टा के प्रधानमंत्री अभी यही है, रॉबर्ट अबेला, लेकिन उन्होंने अभी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए भी शपथ ले ली है। रॉबर्ट अबेला नाम है। देखो, माल्टा की बात कर लें तो इसकी कैपिटल होती है वेलेटा, करेंसी यूरो है। और आपको याद भी होगा, माल्टा जो है ये निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश भी बना था। वैसे अभी तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट कौन बने? सरदार बर्दी मुखामेदोव। और चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे गैब्रियल बोरिक। और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटलिन नोवाक। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, एसोचेम के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा सुमंत सिन्हा। एसोचेम मतलब द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। बाकी फिक्की के प्रेसिडेंट अभी कौन बने थे? संजीव मेहता बने थे। और फिक्की के डायरेक्टर जनरल अरुण चावला बने थे। और फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी? ज्योति देशपांडे। और देबाशीष मित्रा ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। और देबाशीष पांडा की बात करें तो इरडाई के अध्यक्ष बने। याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो स्विस संगठन है IQ एयर, इसने अभी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 को जारी किया है, जिसके अनुसार बांग्लादेश पिछले साल सबसे प्रदूषित देश रहा था। 2021 की रिपोर्ट है तो 2021 के ही आंकड़े होंगे। तो पिछले साल बोला मैंने कि 2021 में बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश रहा था। फर्स्ट पे बांग्लादेश था, सेकंड पे चाड था, थर्ड पे पाकिस्तान था और भारत 5वां सबसे प्रदूषित देश रहा। जबकि राजधानियों में अगर बात करते हैं तो दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताई गई। सेकंड नंबर पे ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका को सेकंड नंबर पे रखा गया। और भिवाड़ी जो अलवर में है, ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। सेकंड नंबर पे गाजियाबाद को रखा। और अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो विश्व के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में भारत के 63 शहर रहे हैं। ध्यान रखना ये डेटा भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में जारी पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में लक्ष्य सेन की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 9वें स्थान पे रहे वो। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के उप विजेता लक्ष्य सेन पहली बार पुरुष एकल बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंच गए। इसमें वे 9वें स्थान पर हैं और इस तरह से वे पुरुष एकल बैडमिंटन में सर्वोच्च रैंकिंग वाले, जबकि किदाम्बी श्रीकांत 12वें स्थान पर हैं और बी साई प्रणीत ये 19वें स्थान पर हैं।
और आपको याद होगा इससे पहले योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब भी लक्ष्य सेन ने जीता था। और अभी जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर जीता था लक्ष्य सेन ने। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है, याद रहेगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा गुजरात। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2021, इसे कौन जारी करता है? नीति आयोग। और इसमें एक बार फिर गुजरात नंबर 1 पे रहा, टॉप पे रहा। सेकंड पे रहा महाराष्ट्र, थर्ड पे रहा कर्नाटक, और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली टॉप पे रहा। मतलब गुजरात जो है ये निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में सबसे आगे है, कहने का मतलब ये हो गया। साथ में इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत का निर्यात 36% की दर से बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक व्यापार 30% की दर से बढ़ रहा है। आपको बताएं, योजना आयोग की जगह पे लाया गया था 2015 में नीति आयोग को, यानी कि इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में तो आपके राजीव कुमार हैं, लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत है, लेकिन पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा को। आप जानते हो ये असम के मुख्यमंत्री हैं और अभी तक यही बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, और अभी फिर से उन्हें 4 साल के लिए, यानी कि उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इनके अलावा पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कोच हैं संजय मिश्रा, उनको बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया महासचिव बनाया गया है। वैसे अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने? टी राजा कुमार। और इफ्को के नए चेयरमैन कौन बने? दिलीप संघानी। अच्छा, मुझे तो ये बताओ, वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है, याद रहेगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो आंसर होगा ढाका। तो अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, जिसमें भारत के मुरादाबाद शहर को विश्व के दूसरे नंबर का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया, जबकि इस लिस्ट में पहले नंबर पर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आपको बता दूं, इस लिस्ट में दुनिया के 61 शहरों की रैंकिंग की गई है और इन 61 शहरों में से 5 भारतीय शहर हैं। आपको याद होगा अभी IQ एयर की रैंकिंग आई थी जिसमें वायु गुणवत्ता के बारे में हमने बात की थी। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 आई थी जिसमें टॉप पे देशों में बात करेंगे तो टॉप पे बांग्लादेश था, भारत 5वें नंबर पे था। राजधानियों में बात करेंगे कैपिटल सिटी में तो टॉप पे दिल्ली था भारत से, और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका थी, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी डफ एंड फेलिप्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन है? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो कंसल्टेंसी फर्म है ये डफ एंड फेलिप्स, तो इनकी सेलिब्रिटी वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली 1403 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने रहे हैं। उसके बाद रणवीर सिंह है, फिर अक्षय कुमार है, फिर आलिया भट्ट वगैरह ऐसे हैं। नंबर 1 पे तो विराट कोहली है अकॉर्डिंग टू डफ एंड फेलिप्स की रिपोर्ट के अनुसार। बढ़ते आगे। अच्छा, मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बात करोगे तो पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु। जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में बात करोगे तो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर पहले स्थान पर है। और अगर सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की बात करोगे तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पहले स्थान पर है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जारी हुरुन अंडर 40 सूची में दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति कौन है? तो आंसर होगा मार्क जकरबर्ग। तो अभी हुरुन ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड अरबपति 2022 की सूची आई है और उसके अनुसार मेटा के 37 ईयर के जो CEO है मार्क जकरबर्ग, वो 76 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति बन गए हैं। सेकंड नंबर पे बाइट डांस के CEO झेंग चिमिंग है। और देखो, 40 वर्ष
या उससे कम आयु के अरबपतियों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस मामले में भारत की बात करें पूरे विश्व में तो भारत चौथे स्थान पे आता है। भारत में 40 या उससे कम उम्र के जो अरबपति हैं वो कितने हैं? 6 हैं। तो 6 अरबपतियों के साथ भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पे यूएस है, फिर चाइना है, फिर यूके है, फिर भारत है। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 जब आई थी तो उसमें सेल्फ मेड अरबपतियों में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर था? तीसरे स्थान पर था। उसमें उम्र की सीमा नहीं थी, उसमें हमने सीधी बात करी थी कि भारत में कितने अरबपति हैं। तो उस मामले में भारत तीसरे स्थान पे था। पहले पे चाइना था, दूसरे पे यूएस है। और वैसे दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति तो एलन मस्क हैं ही सही। तो याद रखना, ये 2-3 तरह से डेटा मैंने आपको घुमा करके बताया। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। तो कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति, इसका मतलब हो गया खेती करने में कार्बन का कम से कम उत्सर्जन होना चाहिए, एमिशन होना चाहिए। मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही कार्बन को समाप्त करने का काम भी किया जाना चाहिए। और सरकार ने इसके लिए बजट में 6 करोड़ रुपए रखे हैं। तो याद रखना वन लाइन में कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर होगा केरल। और यहाँ से आपको याद आता होगा कि भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा है, कब का? 2047 का। और बताओ भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? 2070 तक का। अभी आपको याद होगा नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया था। इसका संबंध किससे है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, पर्यावरण अनुकूल खेती से। याद रहेगा ना? बढ़ते आगे। चलिए बताइए, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर होगा शिमला में। साई मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा मोटोक्रॉस एथलीट को ट्रेनिंग देने के लिए ये साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। कहाँ पे? शिमला में। मतलब यहाँ पे भारतीय साइकिलिस्ट जो भी बाइकर्स होते हैं, जो पहाड़ी वगैरह पे साइकिल बाइक वगैरह चलाते हैं, उनको विश्व स्तर पर ट्रेनिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा अभी नवा राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था पहली बार, जिसको लद्दाख ने जीत लिया। अभी विजय हजारे ट्रॉफी को भी जीता था हिमाचल प्रदेश ने ही। और बताइए भारत का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। जबकि भारत में पहले ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई थी? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी 24 से लेकर 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम जिसको कहते हैं विंग्स इंडिया 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। यह है विंग्स इंडिया 2022। और याद रखना, ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में ये एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। कहाँ पे हुआ? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। किसने किया? नागरिक विमानन मंत्रालय और फिक्की ने मिल करके। जिसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और निवेश के लिए मंच उपलब्ध कराना। अच्छा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से आपको याद आता होगा कि सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक योजना चला रखी है, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। और इस कार्यक्रम की थीम क्या रही? इंडिया @75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। अच्छा, हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो 1948 की बात है। और अभी स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण हैदराबाद में ही तो किया गया है, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, स्टेच्यू है, 216 फीट ऊंची है। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस राज्य में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। एक्चुअली में हर साल स्टील प्लांटों से कई मिलियन टन स्लैग या यूं कह दे कि स्टील का कचरा निकलता है, जिसे प्लांट में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अब इस स्टील के कचरे का इस्तेमाल सड़क बनाने में हो रहा है। अभी गुजरात में देश की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। तो स्टील के स्लैग से बनी ये 1 किलोमीटर लंबी स्टील सड़क 6 लेन की है। चलिए आप मुझे बताइए, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि ग्रीन स्टील या यूं बोल दो कोयले का यूज किए बिना जो स्टील बनाया गया है, किसने बनाया? स्वीडन की एक हाइब्रिड नाम की कंपनी है उसने। और सबसे पहले इसको बेचा गया वोल्वो ग्रुप को। अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने थे, नाम है सज्जन जिंदल। वैसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? आलोक सहाय। ये भी नए बने थे।
और अभी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, इसके सीएमडी बने थे अतुल भट्ट। उसके अलावा CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था टाटा स्टील ने। टाटा स्टील के MD CEO कौन है? टीवी नरेंद्रन है। अच्छा बताओ, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। और गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 को किसने जीता था? सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके CEO सोमा मंडल हैं। याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है। तो इसके तहत $150 मिलियन जुटाए गए हैं। तो इस बॉन्ड का प्रयोग 2 दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व में, एक का नाम है एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और एक है ग्रेट रिवर नेशनल रिजर्व। यहाँ पे जो ब्लैक राइनोज हैं, यानी कि काले गेंडे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि और संरक्षण के लिए इन बॉन्ड का उपयोग किया जाएगा। इस बॉन्ड से जो पैसा आएगा उसका उपयोग किया जाएगा। तो सिंपल सा अगर याद रखोगे तो ये याद रख लो कि दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसने जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। देखो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और अभी वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार कौन बने थे? रणजीत सिंह डिसाले बने थे। याद रहेगा, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो अभी पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार मनाया गया था। ये एक रंगों का त्योहार है जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये बंगाली कैलेंडर के अनुसार बात करोगे तो वर्ष का अंतिम त्योहार भी है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में वसंत का त्योहार डोल जात्रा, डोल पूर्णिमा, डोल उत्सव और बसंत उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी के ऊपर एक बुक लिखी गई थी अभी, ममता बियॉन्ड 2021। आप बताओ इस बुक को किसने लिखा? जब तक हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, इसको GI टैग मिला? तो किस राज्य का? तमिलनाडु। तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम ये एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में बनाया जाता है और अभी इसको GI टैग दिया गया। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। चलो आप तो ये बता दो, MK स्टालिन की अभी आत्मकथा आई है, उसका नाम क्या है? ये द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी के हैं और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। अभी तमिलनाडु का 38 नंबर का जिला बना था मयिलादुथुराई। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में है। और मीनाक्षी मंदिर ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जबकि सबरीमाला मंदिर आपको केरल में मिलेगा। तो ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी पहली महिला अमेरिकी विदेश मंत्री का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? मैडेलीन अल्ब्राइट। तो मैडेलीन अल्ब्राइट ये कौन थी? ये अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। इन्हें 2012 में राष्ट्रपति बराक ओबामा से स्वतंत्रता का राष्ट्र पदक भी मिला था। अच्छा, अमेरिका से याद आएगा आपको कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला अभी कौन बनी है? तो आंसर होगा केतनजी ब्राउन जैक्सन। और याद आएगा, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया एंजेलो। और एक अलग हटके प्रश्न पूछूं आपसे, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो आंसर होगा फ्रांसिस केरे बने थे। याद रहेगा, पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक और GIF यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के निर्माता का निधन हो गया। उनका नाम बताइए। स्टीफन विलहाइट। तो अभी GIF यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के निर्माता स्टीफन विलहाइट का निधन हो गया है। आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी ने 2012 में GIF को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। तो इनका नाम याद रहेगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी सरकार ने 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 220। तो अभी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नागरिक उड्डयन उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बताते हुए 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये डेटा याद रखना। बढ़ते आगे।
बताओ अभी हाल ही में किसने संडे स्ट्रीट पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा मुंबई पुलिस ने। तो अभी मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल को शुरू किया है। इसमें क्या होगा, रविवार सुबह मुंबई की कई सड़कें 4 घंटे के लिए यातायात के लिए बंद रहेगी। तो इस संडे पहल का उद्देश्य क्या है? मुंबई वासियों को अपने प्रियजनों के साथ अपने घर से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी दिल्ली पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया था। और अभी दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट भी चालू किया था, जिसका पहला जो पॉडकास्ट है उसका नाम है किस्सा खाकी का। इस पॉडकास्ट को किसने सुनाया? वर्तिका नंदा ने। वैसे असम पुलिस की भी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो वॉयलेट बरुआ बनी है। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन बनी। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस आईआईटी में एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम शक्ति। इसको राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। तो अभी आईआईटी खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है और इस सुपर कंप्यूटर को परम शक्ति नाम दिया गया है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया। ये जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है इसे 2015 में शुरू किया गया था। कब तक के लिए? 7 साल तक के लिए, यानी कि 2022 तक। उद्देश्य क्या है? 70 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर का विकास करना। और इसे किसने शुरू किया इस मिशन को? सीडैक ने, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका मुख्यालय है पुणे में। अभी इसी तरह आपको याद होगा परम गंगा, ये भी एक सुपर कंप्यूटर था जिसे आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया था। और उससे पहले था परम प्रवेगा, जिसे आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। अच्छा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? विजय भटकर को। जबकि विश्व में कहा जाता है सिमोर क्रे को। और बताओ विश्व का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू है, ये जापान का है। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किसने जीवन बीमा को सरल बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा और जागरूकता पहल क्लेरिफाई लाइफ शुरू की है? तो आंसर होगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा को सरल बनाने के लिए क्लेरिफाई लाइफ डिजिटल शिक्षा और जागरूकता पहल शुरू की है। तो ये जटिल विषयों को सरल बनाने और जीवन बीमा से संबंधित प्रश्नों को एक आकर्षक और सीधी भाषा में संबोधित करने पर केंद्रित है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ विभा पडलकर है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी किसने कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम डेवलप किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने ही इस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को बनाया है। मतलब कॉर्नर पे छिपे हुए दुश्मनों को निशाना बनाने में ये काम आएगा। इसे अभी जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ में तैनात किया जाएगा। और अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे, जो वेपन है, जो हथियार है, उसके आगे वाला जो हिस्सा है ना, वो मूव कर सकता है। और कॉर्नर में देखने के लिए एक कैमरा और एक डिस्प्ले लगी हुई है। देखो, डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1958 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी है। और इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ दिवस याद रखना 1 जनवरी को मनाते हैं। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है तेजस। इसका संबंध किससे है? रोजगार और कौशल से। तो अभी दुबई एक्सपो 2022 में भारत के प्रतिनिधि थे कौन? अनुराग ठाकुर, जो कि भारत के खेल मंत्री हैं। और अभी उन्होंने वहाँ पे एक योजना शुरू की है तेजस नाम से, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। जिसका उद्देश्य क्या है? विदेशों में जॉब कर रहे भारतीयों को वहाँ की मांग के अनुसार उनको ट्रेनिंग देना। अच्छा, वैसे तेजस से आपको याद आएगा, तेजस एक विमान भी है, एक हल्का लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का, ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तेजस परियोजना की। तो ये क्या है? ये एक रोजगार और कौशल के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और कहाँ पर रोजगार? विदेशों में। विदेशों में रोजगार पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। तो ये याद रखना है ना, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में ऑप्शन में वो एक विमान दे दे और जल्दबाजी में ऑप्शन में स्टूडेंट इसको विमान राइट करके आ जाए, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान से प्रश्न पढ़ना। हम बढ़ते आगे। अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया, टेंटेटिव लिस्ट में? तो आंसर होगा मेघालय। अच्छा, संभावित सूची का क्या मतलब हो गया? मतलब भविष्य में इसी सूची में से किसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया जाएगा।
तो अभी याद रखना है, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। ये जो लिविंग रूट ब्रिज है, इसे वहाँ मेघालय में स्थानीय भाषा में जिंग केंग जरी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पेड़ों की जो जड़ें होती है उन्हें आपस में मिलाकर के तैयार किया जाता है ये पुल। जैसे जैसे जड़ें मजबूत होंगी ये ब्रिज भी, ये पुल भी मजबूत होता जाएगा। और जिन पेड़ों की जड़ों को ये मिला करके बनाया जाता है उन पेड़ों को कहते हैं फिक्स्ड इलास्टिका। ये भारतीय रबड़ के पेड़ होते हैं। और याद रखना, इसे स्थानीय जयंतिया और खासी लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि 500 साल तक ये खड़े रह सकते हैं। याद रहेगा ना ये। चलो आप तो ये बता दो, अभी हमारी 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी? गुजरात की धोलावीरा। ये एक हड़प्पा स्थल है, स्थानीय भाषा में इसको कोटड़ा टिब्बा कहते हैं। इससे पहले 39 नंबर का बना था रामप्पा मंदिर, जो आपको मिलेगा तेलंगाना में। अच्छा, अभी नवीनतम अमूर्त धरोहर इंटेंजिबल साइट कौन सी बनी है? दुर्गा पूजा बनी है पश्चिम बंगाल की। और आपको एकमात्र मिश्रित धरोहर मिक्स्ड हेरिटेज ये कहाँ पे मिलेगा, ये कौन सा है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि सिक्किम में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में मिल जाएगा। वैसे मेघालय की कैपिटल होती है शिलोंग। शिलोंग में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? असम राइफल्स का। और मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कॉनराड संगमा है। और आपको याद होगा, भारत का जो नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसका नाम है नेशनल पीपल पार्टी। और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो उस पार्टी के प्रमुख ही हैं, तो उनका नाम भी ध्यान रखना बढ़ते आगे।